महाराज जी, हमारा दूसरा सवाल है कि हम सनातन के प्रति जो है अपनी जागरूकता कैसे बढ़ाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताएं कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी महान थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे भारतवर्ष की एक गुरु शिष्य परंपरा है। उस परंपरा के द्वारा हम समाज को बहुत कुछ दे रहे थे, देते चले आ रहे थे हजारों वर्ष से। धीरे धीरे ईस्वी 700 से लेकर के वो परंपरा समाप्त कर दी गई, तोड़ दी गई, नष्ट कर दी गई। जैसे हमारी तक्षशिला, नालंदा ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से हमको शिक्षा और समाज की परंपराओं को कैसे उसे क्या करना चाहिए ये सब समझाया और बताया जाता था, जिसमें पहला योगदान संतों का होता था। आज का वो समय आ गया जो संत स्वतः अपनी परंपरा को भूल रहा है, वो स्वयं अपनी परंपराओं का हनन करता जा रहा है। इसलिए समाज को अगर हमें कुछ देना है तो हमें ईस्वी 700 से पहले उस परंपरा में जाना पड़ेगा जहाँ से यह परंपरा प्रारंभ हुई, और समाज को कुछ हम दे सकें। समाज को शिक्षा, शिक्षा से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। शिक्षा यदि हम समाज को शिक्षित कर ले जाएंगे और उसे अच्छी शिक्षा दे देंगे तो समझिए हमने सब कुछ दे दिया। इस कार्य में मैंने आज के 2019 में ही इस कार्य को प्रारंभ किया और शिलान्यास सनातन संस्कृत विद्यापीठ के लिए 2000 ईंट ला करके और न्यू पूजन करके प्रारंभ किया। लेकिन इस क्षेत्र में आज तक कोई आगे बढ़ा नहीं। कोई ये चाहता नहीं कि स्थान का विकास हो, स्थान से अथवा संत से समाज को कुछ प्राप्त हो। चाहे जितना प्रयास किया जाए, चाहे जितना उन परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ने को उद्यत हों हम, लेकिन जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक असंभव है। और इस क्षेत्र में समाज का सहयोग मिल नहीं पा रहा है। अन्यथा आज हमारा सनातन संस्कृत विद्यापीठ बना हुआ होता और उसमें 10, 20, 50 बच्चे अवश्य शिक्षा ग्रहण करते। उनको ये अवश्य पता होता कि माता और पिता का क्या अस्तित्व है, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। कम से कम एक बालक को तो हम इतना बता ही सकते थे उस विद्यालय के माध्यम से। लेकिन शिलान्यास होने के बाद फिर उसके विषय में किसी की कोई चर्चा नहीं हुई। जिससे चर्चा की तो उसने रुचि नहीं ली। रुचि ना लेने के कारण आज भी विद्यालय हमारा उतने ही पर रुका हुआ है। और मैं अपने इस क्षेत्र के तथा पूरे भारतवर्ष के जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि वो अपने हर क्षेत्र में एक गुरुकुल की स्थापना करें और उस गुरुकुल के माध्यम से एक विशेष परंपरा जो हमारी लुप्त होती जा रही है उसका उद्धृत होगा, उसका विकास होगा। और जब उस परंपरा का विकास होगा तो हमारा भी विकास निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। हमारा विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी परंपराएं नष्ट होती जा रही हैं। हमारी परंपराओं का नष्ट होना हमारे बौनेपन का कारण है। हम उसके बौनेपन के शिकार इसीलिए हैं क्योंकि हमारी परंपराएं नष्ट होती जा रही हैं। तो गुरुजी, एक सवाल हमारा और है। जैसे आप यहाँ पे गुरुकुल की बात कर रहे हैं, एक हमारे गुरुजी हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 1000 गुरुकुल खोला जाए। सुन लीजिए पूरी बात। 1000 गुरुकुल खोला जाए तो उनका मानना है कि अगर जिसके पास अगर जगह है तो उनसे संपर्क करे और वो यहाँ पर आकर के निरीक्षण करेंगे। अगर लगेगा कि गुरुकुल खोलने लायक है तो गुरुकुल खोला जाएगा। उस पर आपको क्या कहना है? जी, महाराज जी का दोनों करतल जोड़ करके हमारा स्वागत है। और हमारी इस जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि महाराज जी के चरण कमल इस आश्रम में पड़ें और उनके द्वारा या किसी के भी द्वारा उस गुरुकुल का निर्माण कार्य हो जाए और हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा को लेकर के अधूरे ना रह जाएं, बौने ना बने रह जाएं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक चीज़ और है महाराज जी, हम लोग कल गए थे दूसरी जगह। वहाँ पे हम लोग संस्कृत महाविद्यालय में गए थे। जी तो वहाँ की जो स्थिति थी, विद्यालय अच्छा खासा था। वहाँ पे पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे बहुत ही अनुभवी शिक्षक थे। जी लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि वहाँ पे मात्र 35 बच्चे ही पढ़ रहे थे। जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना इसलिए चाहेंगे कि जो हमारी ये शिक्षा है, इस शिक्षा को सरकार अपने ध्यान में नहीं ले रही है। देखिए, हमारे कोई भी कंपटीशन होते हों या हम कहीं भी किसी भी
सब्जेक्ट में जाएं, वहाँ पेपर दें, तो जितने संस्कृत के छात्र होते हैं उनके पेपर पहले ही छांट के निकाल दिए जाते हैं। उनको सरकार वरीयता नहीं दे रही है। जैसे हमारे शास्त्री हुए, आचार्य हुए, वो पढ़ करके और अपने शास्त्री आचार्य की डिग्री को लेके घूम रहे हैं। वो अपने जीविकोपार्जन के लिए अस्तित्व में नहीं है कि उनका पेट किस प्रकार भरा जाए। तो इसमें तो सर्वप्रथम सरकार को जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारी डिग्री शास्त्री और आचार्य की है उसकी एक विशेष व्यवस्था उसमें जो है दी जाए, उसमें आरक्षण दिया जाए। उसके प्रति उनको जब सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि आजकल सब इंग्लिश वाले बच्चे हैं, माता पिता भी क्या करें। अगर बालक को इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे तो भविष्य में बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हर व्यक्ति पंडित कर्म करके अपने जीविकोपार्जन को कर नहीं सकता है। तो एक माता पिता की भी अपनी मजबूरी है बच्चे को कन्वर्ट करना, कन्वर्ट स्कूल में पढ़ाना, अंग्रेजी पढ़ाना, उसको गुड मॉर्निंग बोलना सिखाना। ये सब माता पिता की उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि इसमें सरकार का विशेष बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। महाराज जी, एक सवाल हमारा और है, आपकी बात मैं रोक रहा हूँ। जी सवाल हमारा थोड़ा कड़वा है, हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे। जी कुछ जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं उसमें कुछ कमेंट आता है कि हम संस्कृत पढ़ाकर अपने बच्चों को पंडित पुजारी ही बनाएंगे क्या? क्या हमारी जो ये संस्कृत व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें कुछ सुधार नहीं होने चाहिए? जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़कर भी आईएएस आईपीएस अधिकारी बना जा सकता है क्या? ऐसा कुछ मतलब उसमें अपडेट नहीं किया जा सकता है? जी जी इसी पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। विशेष विषय तो यही है कि इस पर सरकार विशेष प्रकाश डाले। और जिस प्रकार हम लोग पीएचडी और भी आगे के कोर्स करते हैं शास्त्री और आचार्य के बाद, फिर उनको वो मान्यता मिलनी चाहिए कि वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करे, उसे आरक्षित किया जाए, उसे व्यवस्था दी जाए, जो सरकार नहीं कर रही है। सरकार नहीं कर रही है, इसलिए बच्चे उसमें दाखिला नहीं ले रहे हैं, वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। उस शिक्षा का महत्व उनके निगाहों में कुछ नहीं रहा, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद फिर वो क्या करेंगे? उनका भविष्य अंधकार में जो है। जी, जो सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि एक बच्चा अगर शास्त्री हो गया है तो उसे आगे अवसर दिया जाए, उसे आगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए या जो भी उसकी इच्छा है उसे आगे एक बार बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा कानून बनाया जाए संविधान में। शिक्षा क्षेत्र में उसके माननीय अफसरों से, मंत्रियों से और नौकरशाही अफसरशाही से भी हमारी प्रार्थना है कि जितने भी सनातन संस्कृत विद्यापीठ के छात्र हैं, विश्व हिंदू के जितने भी छात्र हैं, उन सबको एक बार मौका दिया जाए और वो सब आगे बढ़ करके दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सबसे अच्छा काम करेंगे, सबसे अच्छी व्यवस्था देंगे, सबसे अच्छी सेवा करेंगे। उनसे अच्छी सेवा कोई और नहीं कर सकता है। जो शास्त्री और आचार्य के बाद की सेवाएं हैं उनको सरकार ध्यान में अपने लावे। महाराज जी, एक सवाल हमारा और आपसे है। हमारे मंदिरों की जो दुर्दशा है, आखिर उसमें कैसे सुधार किया जाए और उसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, हजारों साल से तो हमारे मंदिरों को आज तक लूटा गया। जितने भी हमारे मंदिर हैं, जहाँ लाखों का डेली टर्नओवर होता है, स्वयं बैंक से जो है गाड़ियां जाती हैं पैसा लेने, और वो सारा पैसा गवर्नमेंट ले रही है। और गवर्नमेंट उन पैसों को लेने के बाद कहाँ खर्च कर रही है ये बता भी किसी को नहीं रही है। इसलिए इसमें सबसे पहला दोष सरकार का है, गवर्नमेंट का है कि वो उन मंदिरों का पैसा मंदिरों में लगाए, मंदिरों से जुड़ी हुई शाखाओं में योगदान करे, मंदिरों से जुड़े हुए पुजारियों को, वहाँ के संतों को, वहाँ की व्यवस्थाओं को संचालित करे। वहाँ अन्नपूर्णा दरबार की सेवा में धन का सदुपयोग होना चाहिए। वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में, और भी जितने प्रकार के हमारे सनातन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बल दे सकते हैं, उन सभी व्यवस्थाओं में उस धन का प्रयोग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार से लेके अब तक जितने भी ट्रस्ट बनाए गवर्नमेंट के अंतर्गत, 40,000 से अधिक मंदिर भारत के ऐसे हैं जहां से कई हजार करोड़ रुपए डेली का टर्नओवर हो रहा है, और उस रुपए का दुरुपयोग इतना भीषण हो रहा है
कि अगर उस रुपए का हिसाब मांग लिया जाए तो आज तक की सारी सरकारें कटघरे में खड़ी हो जाएंगी। कमाई पुत्र का है तो उस पर अधिकार पिता का होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार हमारी कमाई तब पुत्र कर रहा है और उसका जो भाग है वो पड़ोसी ले रहा है, उसका लाभ पड़ोसी उठा रहा है, तो भरा घर कैसे सुधरेगा। इस प्रकार घर में ही ऐसे दीमक लगे हुए हैं जो हमारे मंदिरों को समाप्त करते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। मंदिर जो पुराने मंदिर हो गए वो खंडहर हो गए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनमें कोई पुजारी नहीं है, उनकी कोई सेवा देखभाल करने वाला नहीं है। इस प्रकार हमारे देवताओं का भी बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। चलिए महाराज जी।